ऑनलाइन लीजिए सिस्टम ऑफ मेडिसिन concepts of electrohomeopathy restoring energy in electrohomeopathy the new era of electrohomeopathic industrial bioelectrical energy bioelectricity basic to expert program age groups of remedies part 11 welcome all participants and attendants ये concepts of electrohomeopathy में रीस्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोहोमेपैथ इससे पहले हमारा थ्रो इलेक्ट्रोहोमेopैथिक स्टोर रीस्टोर एनर्जी का प्रोग्राम था। इस वक्त थोड़ा सा क्वेश्चन इसका प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया है रीस्टोरिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोहोमेपैथी में हम एनर्जी को किस तरीके से रीस्टोर करते हैं। और बहुत था कि पहले जो था उसमें हम इलेक्ट्रोहोमेपैथी के ज़रिए जो है एनर्जी को रीस्टोर किस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में किस तरीके से हम स्टोर करते हैं उसके बारे में है। थोड़ा क्वेश्चंस मिलता जुलता है लेकिन इसके आंसर थोड़ा डिफरेंस है। रीस्टोरिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वर्क्स बाय बैलेंसिंग द बॉडीज बायो एनर्जी सिस्टम्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वर्क करती है बैलेंसिंग बायो एनर्जी पे, इंश्योरिंग प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाइटल फोर्स। और इसे इंश्योर करती है सुनिश्चित करती है कि प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाइटल फोर्स जो हमारा वाइटल जो जीवन अ, रक्षक जीवन जो एनर्जी है जो प्राण वायु जो हिंदी में कह सकते हैं प्राण जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है जिसे हम रूह भी कह सकते हैं आत्मा भी कह सकते हैं। इस जब तक ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है तब तक हम लिविंग में आते हैं जिंदा में आते हैं वरना उसके बाद डेथ हो जाती है। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है चाहे वो प्लांट्स हो ह्यूमन बॉडीज हो एनिमल्स हो इंसेक्ट्स हो सभी के लिए है। प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाइटल फोर्स जिस चीज़ की अगर बंद हो गई या नहीं हो पा रही है तो उसमें डिजीज डेवलप होगी। अगर वो प्रॉपर वे में पूरी तरीके से स्टॉप हो गई तो वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वाइटल फोर्स का हम प्रॉपर सर्कुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में। तो टू रिस्टोर लॉस्ट एनर्जी जो एनर्जी लॉस्ट हो गई है उसको हम रीस्टोर करते हैं जो शक्ति। द रेमेडीज एक्ट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो रेमेडीज है जो मेडिसिन है काम करने का तरीका जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम पे है ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम पे। थ्री वे काम करती है लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्पिंग टू एनिमल एलिमेंट्स सॉरी हेल्पिंग टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स। इसका काम है बॉडी के अंदर हेल्प करना टॉक्सिन्स को हटाने के लिए। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ किसी भी जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे प्रोवाइड करते हैं तो वो हेल्प प्रोवाइड करती है बॉडी के साथ एलिमिनेट टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स को ख़त्म करती है मिटाती है या निकालती है। इम्प्रूव सेलुलर फंक्शन। और ये इम्प्रूव करती है सेलुलर फंक्शन को जो सेल्स के फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती है। अगर टॉक्सिन्स या कोई वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर मौजूद रहेंगे तो प्रॉपर सर्कुलेशन जो वाइटल फोर्स है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से जो टैक्सिन टैक्सिन्स की वजह से ये होगा इम्प्रूव। और जब टैक्सिन रिमूव हो जाएगी तो इम्प्रूव सेलुलर फंक्शन इम्प्रूव कर जाएगा एंड इन्हेंस वाइटिलिटी। और इससे फिर जो वाइटिलिटी है जो जीवन जो प्राण जो कहते हैं वायु है या हमारी जो आत्मा है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और आत्मा के साथ साथ हमारे जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है जिससे हम जिंदा रहते हैं वो जो लॉस में जा रही है धीमे धीमे। कई बार ऐसा देखा गया है धीमे धीमे पेशेंट ऑन बेड होता है बेड के बाद वो उसके एक्टिविटीज़ डाउन होती जाती है एनर्जी डाउन होती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि आंख बंद करके वो सोया का सोया रह जाता है। तो ये चीज़ जो है इनहेंस वाइटलिटी इसको ये मेंटेन करती है वाइटल एनर्जी को मेंटेन करती है और बॉडी को री
मीन्स बिल्ड करती है। ओके। कॉज ऑफ एनर्जी लॉस के क्या क्या कॉज हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एनर्जी लॉस इज ड्यू टू, इस तरीके से है, लिम्फेटिक ब्लॉकेज, लिम्फ में किसी तरीके का ब्लॉकेज होना, ये एनर्जी लॉस का कारण बनते हैं। जिसमें टैक्सिन्स एक्मुलेशन, जो टैक्सिन है वो सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक कर जाता है, और या फिर ये कह लें लिम्फेटिक तरीके से ब्लॉक कर जाता है। ओके। पुअर ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, जो बहुत स्लो है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सप्लाई बहुत लो हो जाएगी। जब हॉस्पिटल में एडमिट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना पड़ता है या घर पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की कंडीशन में लो ऑक्सीजन पाई जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी लॉस होगी, जो इसका कारण होगा। ओके। वीक नर्वस सिस्टम, और हमारा नर्वस सिस्टम मेंटल एंड फिजिकली पूरे तरीके से अगर कमज़ोर है, तो इस तरीके से फिर ये एनर्जी लॉस होगी। जैसे कहते हैं सुस्ती लगती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है, बैठने में बैठे रहने की तबीयत करती है, आलस लगती है, नींद बहुत आती है, तो ये वीक नर्वस सिस्टम की देन है। ओके। पुअर ब्लड सर्कुलेशन में भी ये चीज़ होगी, सुस्ती लगी रहेगी। जब ऑक्सीजन लो होगा तो इंसान, जाहिर सी बात है कि वो सुस्त होगा, लेटा होगा, बल्कि बेहोशी की कंडीशन में होगा, लिम्फेटिक ब्लॉकेज होगा। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस राइज होगी, कंप्लेंट होगी, अ, जैसे कि पेन भी हो सकती है, एक्सर्शन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, या इरेप्शंस भी हो सकते हैं, कार्डियक कार्डियक ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। टॉक्सिक अगर एक्युमुलेट कर रहा है हमारी सेल्स के अंदर। ओके। टॉक्सिन्स में हमारा जो है एक्स्ट्रा जो लेवल बढ़ता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या भी कोई भी चीज़ है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, या प्रोटीन है, जो भी हमारी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करता है, वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। वो टॉक्सिन्स की, और जो हमारी फूड्स के ज़रिए जो नेसेसरी चीज़ें बॉडी में पहुंचती हैं, वो भी टॉक्सिन्स की कैटेगरी में आएंगी। ओके। पोलरिटी इम्बैलेंस, और हमारा जो नेगेटिव पॉजिटिव जो बॉडी को पोलराइज करता है, बैलेंस रखती है एनर्जी को, चाहे वो नेगेटिव कंडीशन है या पॉजिटिव कंडीशन। अगर नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है बाहर से, तो उसे पॉजिटिव फोर्स दे करके उसे बैलेंस करता है। अगर बाहर से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, जैसे कि हीट बहुत मिल रही है, तो हमारी बॉडी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करेगी। तो इस तरीके से, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडक है, ठंडक में बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग में बॉडी की कंडीशन ये होगी, थरथराहट हो रही है, कंपकपाहट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर की जो, जब तक हीट उसको मेंटेन कर सकेगी या हीट बाहर निकाल सकेगी, तब तक हमें हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जब बाहर की ठंडक हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल सेक्शन को जब टच करने लगेगी, तब हमें ठंडक का एहसास ज़्यादा होने लगेगा, और हम धीमे-धीमे उस ठंडक के इफ़ेक्ट में आना शुरू हो जाएँगे, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होना शुरू हो जाएगा। ऑर्गन्स जो हमारे जो एक्सटर्नल जो बॉडी के जो सरफेस है, वहाँ ब्लूइश कलर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ठंडक का इफ़ेक्ट होगा, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक करने लगेगी, जैसे कि और जगह पे होती हैं, जहाँ पे ठंडक ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर, और गर्मी के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो, तो हमारी बॉडी जो अगर ये पोलरिटी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्वेटिंग की कंडीशन कम हो जाएगी, हमारी स्किन का पे टेम्परेचर आउटर सरफेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो कंडीशन है बॉडी की, वो हाँ, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और डिहाइड्रेशन की कैपेसिटी कंडीशन बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि ये दोनों मौसम में, मौसम से भी और बाहर इन्फेक्शन से भी हमारे बॉडी को मेंटेन करती है पोलैरिटी।
तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से या इंटरनल जो रिलीज होती हैं, उसे बैलेंस करने का काम पोलैरिटी करती है। अगर पोलैरिटी इम्बैलेंस हो जाए तो इस तरीके से बायोलिटिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर की डिफिशिएंसी होगी, और डिफिशिएंसी अगर बायोलिटिकल एनर्जी है तभी ये पोलैरिटी इम्बैलेंस होगी। ओके। हाउ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रीस्टोर एनर्जी, और कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एनर्जी रीस्टोर कर पाती है। प्योरीफाइंग द लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहले ये क्या करेगी, लिम्फेटिक सिस्टम को प्योरीफाई करेगी, जिसके लिए हम S1 का यूज़ करते हैं और L1 का यूज़ करते हैं। अगर चैनल्स ब्लॉक हो रहा है, किसी तरीके ग्लैंड्स डेवलप कर रही है, तो उसके लिए हम L1 का यूज़ करते हैं, वरना जो लिम्फ के प्योरीफिकेशन के लिए हम S1 का यूज़ करते हैं। और लिम्फ एंड ब्लड दोनों के प्योरीफिकेशन के लिए हम प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ के लिए हम S1 यूज़ करेंगे, सर्कुलेशन के लिए L1 यूज़ करेंगे, और सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लड के लिए हम A3 यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से L2 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्योरीफाई द लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज की रोल इन एनर्जी। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो एक की रोल अदा करता है एनर्जी को रिस्टोर करने में, रिमूविंग टॉक्सिन्स दैट द कॉज ऑफ फैटिगो एंड वीकनेस। जो हमारी बॉडी के अंदर फैटिगो कॉज डेवलप कर रहा है, या वीकनेस और फैटिगो अगर है, तो ये हमें मान के चलना है अकॉर्डिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स कि बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम फेल हो रहा है, और इसे हमें रिमूव करने के लिए इस यहाँ पर फेल क्यों हो रहा है कि टैक्सिन्स कलेक्शन बढ़ गया है बॉडी में। किसी तरीके से टैक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम स्क्रोफ्लोसो 1 का यूज़ करते हैं। कोई भी पॉइजनस की कंडीशन में जब भी पेशेंट या हमारी क्लिनिक में आता है, या किसी को हम देखते हैं ये से पॉइजन दिया गया, या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट आया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम S1 का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके। अगर कोई पेशेंट बाहर से ट्रीटमेंट लेके आ रहा और किसी ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो भी हम S1 से ही उसको क्योर करेंगे। तो यहाँ पता चलता है कि S1 इज़ अ प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ एंड प्रोडक्शंस ऑफ लिम्फ। S1 जो है लिम्फ का प्रोडक्शन भी करती है और प्यूरिफिकेशन भी करती है। ओके। और सर्कुलेट भी करती है। ओके। थैंक यू। तो यहाँ पर आप आगे आते हैं फैटिगो। फैटिगो जो इसका कॉज बन रहा है लिम्फेटिक सिस्टम अगर इम्प्योरिटी है और वीकनेस डेवलप कर रही है, तो हमें क्या करना होगा, L2 अगर हम देते हैं WE के साथ न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो फैटिको है वो भी जाएगा और वीकनेस भी रिमूव होगी। बेस्ट रेमेडीज लिम्फेटिक, लिम्फेटिक 2। अगर सिर्फ लिम्फेटिक चैनल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो वेसल्स में, ग्लैंड्स में, तो लिम्फेटिक 1 यूज़ की जाएगी। अगर कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हाँ, तो यहाँ पर हम L2 का यूज़ करेंगे। L2 का कॉम्बिनेशन है S1, L1 और A3। और अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, अब ये हो गई होल बॉडी। अब अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर लिम्फेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लिम्फ नोड इनलार्ज हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम L1 के साथ उस ऑर्गन की उस स्ट्रक्चर की मेडिसिन को ऐड करेंगे। जैसे कि लीवर है, लीवर के लिए हम S5 का यूज़ करेंगे। अगर ब्लडर है तो ब्लडर के लिए हम S2 का यूज़ करेंगे। तो किडनी है तो किडनी के लिए हम S6 का यूज़ करेंगे। अगर मुझे ज़रूरत है वहाँ पर लिम्फ नोड्स में अगर कॉम्प्लिकेशन राइज हो रही है, तो L1 S6 L1 हो जाएगी, S5 L1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो हो गए। क्या पे ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए हम उस लोकल पार्ट आर्गन्स के लिए हम उस एंजाइट को ग्रुप की मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। आर्टेरियल है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की कमी हो रही है, तो एंजाइट को 1 यूज़ करेंगे। अगर टॉक्सिन्स कलेक्शंस हैं तो हम इसे रिमूव करने के लिए A2 का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे तीनों सरफेस में काम करना, ब्लड सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन और न्यूट्रिशंस और सर्कुलेशन, तीनों पैसेज के लिए हम A3 का यूज़ करेंगे। ओके। बूस्टिंग ब्लड सर्कुलेशन, अब यहाँ पे आता है बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन बी पार्ट में। प्रॉपर सर्कुलेशन इंश्योर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर
अगर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर रेगुलर है टू द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, प्रिवेंटिंग लो एनर्जी, तो इस तरीके से हम लो एनर्जी को प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक सकेंगे। बेस्ट रेमेडीज, एंजाइट को वन, एंजाइट को टू। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है एंजाइट को वन क्यों? एंजाइट को वन ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एंजाइट को टू जो सेल्स के अंदर कलेक्शंस ऑफ टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वेसल्स के अंदर रुक गई हैं, उसे निकालने का काम करते हैं। तो ये हुआ कि अगर किसी कलेक्शंस टॉक्सिन्स के कलेक्शन या वेस्ट मटेरियल के कलेक्शन की वजह से अगर यहाँ पे सर्कुलेशन इफेक्टेड हो रहा है, तो A2 वहाँ पे काम करेगा। एंजाइट को वन वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के लिए, तो ये ब्लॉकेज को दूर करता है, यहाँ पे ये प्रोडक्शंस के अंदर हेल्प करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर हमें भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे, अगर पेट में जगह होगी। अगर जगह नहीं होगी तो हम जाहिर सी बात है कि हम पानी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर अगर टॉक्सिन्स कलेक्शंस हो चुके हैं, वेस्ट मटेरियल कलेक्शन हो गया है, तो आगे किसी को रास्ता नहीं मिलता है कि वो वहाँ तक पहुँच सके। लाख ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, लेकिन क्योंकि एक्वायर्ड है वो जगह, तो वहाँ पे एंजाइट को टू काम करेगी और वो जगह को, पैसेज को खाली कराएगी, और वहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के जो है कंडीशन, उसे वहाँ प्रॉपर मेंटेन करेगी। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ज़रूर हो पा रहा है, तो हमें उस जगह पे तीनों सरफेस को एक साथ काम में लेने के लिए या एक साथ कवर करने के लिए हमें A3 का यूज़ करना पड़ेगा। सी स्ट्रेंथिंग द नर्वस सिस्टम, मजबूत करना नर्वस सिस्टम को, वो किस तरीके से? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इनहेंस नर्व कंडक्शन एंड बायोलिटिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है वो नर्व कंडक्शन और बायोलिटिकल सिग्नल्स को मेंटेन करती है, इंप्रूविंग स्टेमिना एंड मेंटली क्लैरिटी। तो अगर किसी की स्टेमिना वीक है, तो जाहिर सी बात है हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर स्टेमिना लॉस जा रही है, तो वहाँ पे RE का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेमिना किसी अगर टॉक्सिन्स की वजह से अगर वहाँ पे घट रही है, तो टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ेगा। टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, और अगर स्टेमिना घट रही है तो पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो WE का यूज़ करेंगे। ब्लड रिलेटेड है तो हम BE का यूज़ करेंगे। अगर सेल्स रिलेटेड है तो GE का यूज़ करेंगे। अगर आर्टीरियल है तो BE का यूज़ करेंगे। अगर वेनस है वेन से रिलेटेड है तो GE का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास है। और अगर कॉज बन रहा है किसी तरीके का कि बैक्टीरियल कॉज है, बायोलॉजिकल सिग्नल्स को फ्लो नहीं करने दे रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करने के लिए हमें नेगेटिव फोर्सेस का डालना ज़रूरी होगा। जो नेगेटिव फोर्स है वो अपनी एनर्जी को वहाँ पे इम्प्रूव कर रही हैं, उस एनर्जी को कम करने के लिए हमें वाई का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, बेस्ट रेमेडीज स्क्रोफ्लोसो। इसमें जो है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए हम स्क्रोफ्लोसो और स्क्रोर 5 यूज़ करते हैं। और तीसरे नंबर पे एनर्जेटिको आती है। एनर्जेटिको का मतलब है यहाँ पर F1 को लेकर के, F1 के साथ हम अगर RE का यूज़ करते हैं, तो ये F1 और F2 तो ऑलरेडी है, वो एनर्जेटिको ही लेवल में आती है। लेकिन अगर F1 के प्लस RE अगर ऐड करते हैं तो एनर्जेटिको 3 होती है, 3 आएगी। इसी तरीके से एनर्जेटिको F1 के साथ अगर WE ऐड करते हैं तो एनर्जेटिको 2 होगा। और इसी तरीके से बहुत से एनर्जेटिको बनाई जा सकती है, बनाई गई है। तो ये अपना एक नाम दिया गया है एनर्जेटिको इलेक्ट्रो होम्योपैथी। कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ज़रिए ये नाम दे दिया गया है, तो एनर्जेटिको 3 कही जा रही है। ये एनर्जेटिको 3 को अगर हम समझना चाहें तो F1 से समझ सकते हैं, फैब्रिफेगो 1। ओके, डी करेक्टिंग पोलरिटी इम्बैलेंस। जो पोलरिटी है उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर देंगे जो इम्बैलेंस हो चुकी है। तो इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डिजीज आर क्लासिफाइड एज द पॉजिटिव। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हम डिजीज को क्लासिफाइड करेंगे एज जैसे कि पॉजिटिव, ओवर एक्टिव,
जो ओवर एक्टिव काम वर्क हो रहे हैं, जैसे हाइपर है, जिसे ओवर एक्टिव हम कहते हैं, पॉजिटिव कहे जाएंगे। और नेगेटिव, जो नहीं काम हो रहा है, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, जो ऑर्गन काम नहीं कर रहा, उसे नेगेटिव नेगेटिव तो वीक एनर्जी कहेंगे, जिसे हाइपो कहेंगे। कंडीशंस डेवलप होगी फॉर वीक एनर्जी के लिए हम नेगेटिव डिजीज से जानते हैं, और वहाँ पे हम पॉजिटिव रेमेडीज का यूज़ करेंगे। स्टिमुलेंट लाइक एनर्जेटिको, स्क्रोफ्लोसो 3, F1 और स्क्रोफ्लोसो 1 यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं। और फॉर द एक्सेस एनर्जी, अगर एनर्जी एक्सेस हो रही है तो पॉजिटिव डिजीज होगी, यूज़ नेगेटिव रेमेडीज, वहाँ पे नेगेटिव रेमेडीज का अल्टरने हम एकदम अपोजिट यूज़ करेंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव। ठीक है। कूलिंग रेमेडीज लाइक फैब्रिफिगो, कैंसिरिसो। ओके। एनर्जिट को यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेगेटिव में एनर्जिट को यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ में यूज़ कर रहे हैं। और फैब्रिफिगो यहाँ पर हाँ सॉरी, यहाँ पे फैब्रिफिगो यहाँ पे नेगेटिव काम कर रही है, और यहाँ पर फैब्रिफिगो पॉजिटिव। तो इसके देने की कंडीशन बदल जाती है, स्ट्रॉन्ग डोज होगा, नेगेटिव डोज होगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन होते हैं 1:47 के। तो जो थर्ड डाइल्यूशन होगा वो एनर्जी नेगेटिव होगा। ओके। रेमेडीज कूल हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेथड ऑफ अप्लाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज फॉर द एनर्जी रीस्टोरिंग। मेथड: ओरल ड्रॉप्स, डाइल्यूशन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। जो हम ओरल ड्रॉप देते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। बेस्ट रेमेडीज: लिम्फ 1 N1, एनर्जी 2 3, मसाज विद हर्बल साइल्स, जो हमने आप लोगों को फार्मूला भी बताया है ऑयल बनाने का, जो ऑयल बनाने का तरीका है हर्ब्स के ज़रिए, जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं। स्टिमुलेट्स नर्व्स एंड ब्लड फ्लो के लिए यूज़ करेंगे, जो मसाज के ज़रिए होंगे। स्क्रोफ्लोसो ऑयल और एंजाइटको ऑयल। एंजाइटको ऑयल में A3 टूथ के लिए बनाया जाता है, A3 का भी ऑयल आता है, बनता है, कहीं भी पेन हो एक्सटर्नल लगाने से रिलीफ मिल जाती है। इसको फ्लोसो ऑयल अकॉर्डिंग कंडीशंस बनते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल में बताए जाएंगे जब वो फाइनल मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी यूज़ रेमेडी स्टिमुलेट बायोइलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज़ करने का तरीका है। कॉम्प्लेक्स रेमेडी लाइक S5 और A3 के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। बाथ थेरेपी एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन लिम्फेटिक सिस्टम। ये बाथ थेरेपी भी दी जाती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में है। बात हमाम के अंदर बैठ के या टब के अंदर भी बैठा करके सिस्टेज बहुत होती है। अभी तो फ़िलहाल कोई अप्लाई नहीं करता है, लेकिन देने की दी जाती है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी ज़रूरत होती है। और ये अगर हम ये सारे प्रोसीजर करते हैं तो जो पैथी का जो मकसद है, या पैथी जिस तरीके से काम करना चाहिए उसी तरीके से काम करती है, और तेज़ काम करती है, और जल्दी रिकवर करती है। और अगर इसमें से हम कोई चीज़ छोड़ते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब छोड़ेंगे तो वो रास्ते हम वहाँ पे रास्ता खाली होगा। तो वहाँ से जहाँ से हमें बाथ के थ्रू हमें अगर रिमूव करना है डिज़ीज़ को, तो बाथ वाला पैसेज खाली होगा, तो टाइम लगेगा। मिक्स्ड रेमेडी वाटर बाथ, इसमें जो बाथ के लिए जो है जो रेमेडीज़ दी जा रही है वो वा वाटर में मिक्स की जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑइंटमेंट एंड कंप्रेसर टारगेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एनर्जी ब्लॉक, जहाँ पे स्वेलिंग है या फिर जहाँ पे पेन है, वहाँ पर हम ऑइंटमेंट या कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड हर्बल्स ऑइंटमेंट। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे निकल रहा है, इसका जो निष्कर्ष निकला है, वाई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इज़ इफेक्टिव फॉर द एनर्जी रिस्टोरिंग। क्यों ज़रूरी है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में रिस्टोर करना है एनर्जी को, और क्या इफ़ेक्ट करती है? बैलेंस ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटीज़, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करती है। इंश्योरिंग प्रॉपर एनर्जी फ्लो, ये श्योर करती है एनर्जी को फ्लो करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन द बॉडीज, ये डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, रिमूव एनर्जी ब्लॉकेज को। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई,
ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करके बॉडी को हेल्दी बनाती है। स्ट्रेंथ देन नर्वस सिस्टम, ये इस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना प्रोवाइड करती है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।